हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आपके लाया हूं सोशल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। एंड इस वीडियो में आपको सोशल साइंस का 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है, जो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए इंग्लिश फायदा भी होगा, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी फायदा होगा। तो पूरी वीडियो देखना है और जो सवाल आपको याद नहीं है उसको याद कर लेना है। तो आपने अभी तक मेरे से नहीं जुड़ा है तो यहाँ पे नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जुड़ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा सवाल हमारे सामने आता है। भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया? एंड जो भी सवाल आप देख रहे हैं ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब सवाल है। तो भाई इसको याद करना बहुत जरूरी है। देखो ये सब ना छोटा छोटा सवाल हो गया, इसको याद करना कुछ भी भारी नहीं। आप जिस तरह से राइटिंग कॉपी लिखते हो ना, इसको लिखने की कोशिश करो, आपकी राइटिंग भी सुधर जाएगी और सवाल भी याद हो जाएगा। देखिए पढ़ते हैं। इंग्लिश वाला सुन लो सब, लेकिन इंग्लिश का किसी दिखा देंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 1919 में यह एक्ट पारित हुआ। मतलब कि भारत में क्रांतिकारी लोग बहुत सारे थे। सुनिए कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह क्या थे? क्रांतिकारी थे। उस वक्त गांधी जी के खिलाफ, गांधी जी बोलते थे सत्य और अहिंसा एकदम चुपचाप से करेंगे हम आंदोलन, लेकिन नहीं। हाँ, सुभाष चंद्र बोस बोले नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हम तो ऐसा नहीं, एकदम जब तक उसको डंडा लाठी नहीं देगा ना तो कुछ नहीं होने वाला। तो क्रांतिकारी भारत में पैदा हो गया था। एंड भारत में अंग्रेजों को धूल चटाने के लिए ना, क्रांतिकारी है ना, मतलब भारत को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों को धूल चटाने के लिए क्रांतिकारी ने बहुत सारे काम किए, ठीक है ना। अंग्रेजों को नीचा दिखाने के लिए, उनको भगाने के लिए और उसी को अंकुश लगाने के लिए एक एक्ट ला दिया, है ना। अब ऐसा एक्ट लाया था कि जैसे शक पड़ेगा किसी को, अगर संदेह, थोड़ा सा भी संदेह होता है कि लड़का ऐसे कर रहा, ये काम कर रहा, देश के खिलाफ कर रहा, मेरे खिलाफ कर रहा, काम कर रहा, इसको पकड़ लिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए और मुकदमा नहीं चलेगा। गिरफ्तार करके बंद कर देंगे जेल में, बिना मुकदमा चलाए दंडित किया जाएगा। कुछ भी मुकदमा नहीं चलेगा, कोई जज, वकील, अपील कुछ भी नहीं चलेगा, है ना। बिना मुकदमा का एकदम इसको क्या दंडित किया जाएगा, सजा दिया जाएगा। इसलिए इसे काला कानून भी कहा गया, मतलब इसको काला कानून भी कहा गया रॉलेट एक्ट को। इसका घोर विरोध किया गया, मतलब पूरे देश में इसका विरोध किया गया। इसी के परिणाम स्वरूप जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है ना। इसी के विरोध के फलस्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया। एंड मेरे ख्याल से आपको ये सवाल याद है कि नहीं याद है, नीचे कमेंट जरूर करेंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लेना, देख लो इसको, ठीक है। और देख के अपने कॉपी में जरूर नोट करना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। चलिए, दूसरा सवाल है क्या? भूमंडलीकरण के का प्रभाव भारत पर को स्पष्ट करें। यानी कि भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन जो है ना, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर पड़ा, उसके बारे में उसका स्पष्ट करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत पर भूमंडलीकरण का प्रभाव जीविकोपार्जन और आर्थिक क्षेत्र में व्यापक रूप से पड़ा। देखिए, भूमंडलीकरण जैसे भारत में हुआ था, तो भूमंडलीकरण जो पूरे वर्ल्ड में हुआ था, उस पर जो भारत में असर क्या पड़ा, जो जीवन जीने का जो तरीका है लोगों का, जीवकोपार्जन, है ना। तो जीवकोपार्जन मतलब हुआ ना, जो जीवन जीने का जो तरीका है, कैसे जीवन जीना, उस पर असर पड़ा। और आर्थिक क्षेत्र में भी व्यापक प्रभाव पड़ा, इकोनॉमिकली सेक्टर में भी जो है ना व्यापक प्रभाव पड़ा। इसका प्रभाव कहाँ पड़ा? सेवा क्षेत्र में पड़ा। समझ आ रहा है? सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन उद्योग, सूचना एवं संचार के क्षेत्र में सर्वाधिक पड़ा। मतलब ये सब, इस सब जो है ना, ये हाईलाइटेड है। सेवा पे ज्यादा पड़ा, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन उद्योग, सूचना और संचार के क्षेत्र में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा। इसने बेरोजगारी को कम किया तथा रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए, है ना। क्या किया? बेरोजगारी को कम किया और नया नया रोजगार दिया, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। कौन? हम नहीं यार, भूमंडलीकरण, ठीक है ना। यानी कि भूमंडलीकरण जो है ना, उसमें उसके कारण होने के कारण, भूमंडलीकरण होने के कारण जो हुआ ना, कि रोजगार में बढ़ोतरी हुई और बेरोजगारी कम हो गई। जाहिर सी बात है, जब रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। नागरिकों का जीवन स्तर भी बढ़ा, जीवन जीने का तरीका भी बढ़ा, है ना। जहाँ पे एक रोटी खाता था वहां पे 4 रोटी खाने लगा, 3 रोटी खाने लगा। जहाँ पे 4 रोटी खाता था वहां पे एकदम मछली रोटी खाने लगा। तो ये क्या हुआ ना, जीवन स्तर जो है बढ़ गया। तो इसको नोट कर लो, यही है ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव भारत में कैसे कैसे पड़ा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्टर पे पढ़ा, मतलब सेवा सेक्टर में पढ़ा, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, ये लाइन जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, है ना। इस पे ज्यादा पढ़ा। बाकी तो नॉर्मल सी बात है, जो आम चल भाषा, जो बोल चल की भाषा वाला बात है ना, वही है। तो आपको करना क्या, कुछ नहीं करना है, इसको एक बार कॉपी पर छापना है। हिंदी वाले हिंदी में छापेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में छापेंगे। एंड इसको छापते समय ना, इसको ध्यान से पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे ही आपको पढ़ना है, ऐसी समझा समझा के। ऐसा मानो कि आगे तुम्हारे कोई बैठा हुआ है और तुम उसको समझा रहे हो और उसको कॉपी में लिखना भी है, तब आपको याद हो जाएगा।
चलिए भूस्खलन क्या है, इसके परिणाम को बताइए। भूस्खलन गुरुत्वीय की शक्ति से मृदा या अपक्षयी शैली, शैली मतलब मिट्टी होता है, पदार्थों के ढालों पर नीचे खिसकने को भूस्खलन कहते हैं। मतलब आपने देखा होगा उत्तराखंड वगैरह में क्या होता है, पहाड़ पे बना हुआ सड़क है ना जी, और कभी कभी भूस्खलन होता है तो पूरा पहाड़ गिर जाता है और पूरा सड़क जाम। मतलब कि गुरुत्वीय शक्ति के कारण हो या तो फिर वहां की मिट्टी खराब होने के कारण, है ना, किसी जगह पे गुरुत्वीय शक्ति यानी कि गुरुत्वीय शक्ति हो या तो फिर मिट्टी खराब, मिट्टी होने, अपक्षय मतलब खराब, अपक्षयी शैली पदार्थों के से क्या होता है, ढाल, जो ढाल जगह रहता है तो वहां पे क्या होता है, मिट्टी खिसक जाता है, क्या होता है, खिसक जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, भूस्खलन कहते हैं। तो इसके दो परिणाम क्या होगा, विकास का कार्य प्रभावित होगा। अगर रोड बन रहा होगा और भूस्खलन हो गया तो क्या होगा, विकास का काम गया, चौपट हो गया, है ना। अगर स्कूल बन रहा, भूस्खलन हो गया, स्कूल गया बर्बाद, यानी कि विकास का काम में प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय बस्तियों को क्षति पहुंचती है तथा जान माल की हानि भी होती है। जाहिर सी बात, जो बस्ती वगैरह है, मान लीजिए कोई गांव पहाड़ पे बसा हुआ है या ढलाव जगह पे मान लीजिए गांव बसा हुआ है, और जहां भूस्खलन हो तो पूरा गांव एकदम सुहाहा हो जाएगा, और उसमें जितना जान माल है ना, मतलब जितना पैसा है, दौलत है, आदमी की जान जाएगी, पैसा लुटा जाएगा, मतलब बहुत कुछ जान माल की हानि हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब है भूस्खलन का नुकसान होने का परिणाम। और यहाँ पे है हिंदी में व्हाट इज लैंड स्लाइड, मतलब लैंड स्लाइड उसी तो भूस्खलन क्या है। ठीक है, समझ में आ गया, समझा क्या ना, मतलब मिट्टी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण या तो फिर अपक्षय मिट्टी के कारण, है ना, मिट्टी को घसक जाना या खिसक जाना, उसको क्या बोलेंगे, भूस्खलन बोलेंगे। कारण समझ में आ गया। अब देखिए आगे दलीय पद्धति क्या है। दलीय, दाल भात नहीं समझना, दल समझ रहे, दल, हाँ, पार्टी, दल मतलब पार्टी, तो पार्टी सिस्टम को दल दल पद्धति नहीं बोल सकते हम, क्या होता है, दलीय पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, दलीय पद्धति। कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण दीजिए। देखिए दलीय पद्धति के कितने प्रकार हैं, एक, दो एंड तीन, तीन प्रकार हो, सॉरी कितने नहीं है तो सवाल होगा। दलीय पद्धति के तीन प्रकार है। कितने प्रकार है, गलती से लिखा गया, दलीय पद्धति के तीन प्रकार है। एक दलीय पद्धति, द्विदलीय पद्धति और बहुदलीय। मतलब एक दलीय तो एक दल रहेगा, दो दलीय में दो पार्टी रहेगा, और तीन दलीय में तीन या तीन से, बहुदलीय में दो या दो से ज्यादा पार्टी रहेगा। एक दलीय पद्धति का उदाहरण देखिए कौन है, चाइना। एक दलीय पद्धति, भाई समझ लो, यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट ये जो सवाल है आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉरी, आपको या आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, दलीय पद्धति अगर बोला जाए, एक दलीय पद्धति किस देश में है, तो चाइना में है। और द्विदलीय पद्धति जो है कहाँ है, देखिए अमेरिका। और बहुदलीय पद्धति जो है वो भारत में है, फ्रांस में है। ठीक है, याद रखेंगे। और इंग्लिश वाला इसको नोट करना, ओके, सॉरी डियर, इंग्लिश वाला इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आगे पढ़ते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, ज्यादा जोर से बोलने से ऐसा हो रहा। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या समझते हैं, चलिए पढ़ते हैं। एक स्थान पर सत्ता के विकेंद्रीकृत होने पर विकास का कार्य नहीं हो सकता, है ना। सत्ता के विकेंद्रीकरण, जो सत्ता है यानी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है, अगर डिसेंट्रलाइजेशन जो है ना, पावर, पावर मतलब सुन, सत्ता, सत्ता मतलब पावर, सत्ता मतलब पावर, बोलते ना हम सत्ता में आ गए, मेरी सरकार सत्ता में है, मतलब मेरी सरकार पावर में है ना। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण मतलब विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण से हट जाएगा। बात को जब आप ना समझ लोगे ना, इसका मतलब सत्ता मतलब पावर, और विकेंद्रीकरण मतलब केंद्रन से हट जाना, जो सेंटर है पावर का, जो सेंटर उससे हट जाना। तो बताओ क्या होगा, समझ में। अब अगर एक स्थान पर सत्ता का केंद्रीकृत होने पर सत्ता के विकेंद्रीकृत होगा, सॉरी यार, सत्ता के विकेंद्रीकृत होने पर विकास का कार्य नहीं हो सकता, है ना। जब विकेंद्रीकृत हो जाएगा, है ना, जब विकेंद्रीकृत हो जाएगा, जब लोग जो है पावर खत्म कर, मतलब एक जगह पावर नहीं रहेगा, बट जाएगा, यहाँ पे सॉरी विकेंद्रीकरण लिखेंगे। ठीक है, जब एक स्थान पर सत्ता के विकेंद्रीकरण होने, जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा एक स्थान पे, तो वहां पे विकास का काम होगा। मान लीजिए यहाँ पे हम है, आज पूरा पावर इसके पास है, ठीक है ना। अब हम ये बोलता हमको भी दो, ये बोलता हमको भी पावर दो, ये बोलता हमको भी पावर दो, ये बोलता हमको भी दो, हमको भी दो, हमको दो। मान लीजिए दिल्ली है यहाँ पे, ठीक है ना, और सब मांग रहा पावर अपना प्रेसिडेंट, तो सबके पास पावर बढ़ गया पावर, तो पावर तो रहना है। अब कोई भी काम होगा तो सबकी मर्जी होगा तब होगा काम भाई,
है ना, दिल्ली में कुछ बड़का पार्क बनना है या कुछ भी बनना है ना, बड़का महल बनना कुछ भी, तो पूरा सहमति होगा सब तब बनेगा। तो इसमें क्या हो रहा, जब विकेंद्रीकृत हो जाएगा सत्ता में तो क्या होगा, विकास का काम नहीं होगा, है ना। सड़क गुजारना है तो पूरा स्टेट से इजाजत लेना पड़ेगा, तो चूंकि सत्ता का होगा बढ़ गया ना, ताकत बढ़ गया, तो सब बिना इजाजत के तो आप उसके स्टेट में सड़क नहीं बना सकते, विकास का काम रुक जाएगा और लोगों के जीवन को सुख नहीं मिल पाएगा। सही बात है, जब विकास नहीं होगा तो जीवन कहाँ सुख पाएगा, रोटी दाल कहाँ से मिल पाएगा। इसी कारण सत्ता को, सॉरी यार गलती बहुत हो गया, सत्ता को इसी कारण जो सत्ता को कई स्तरों पर बांट दिया गया है ना, इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। मतलब सत्ता को अलग जगह बांट दिया जाता है, ठीक है, ऐसे क्या बोलते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है ना। तो याद रखेंगे सत्ता का विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि सत्ता अगर बट जाएगा, ठीक है ना, सत्ता बढ़ जाएगा तो क्या होगा, विकेंद्रीकरण काम जो है वो रुक जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो क्या बोला, सत्ता एक स्थान पर सत्ता के विकेंद्रीकृत होने से विकास का कार्य नहीं हो सकता है। तो अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देंगे, शक्ति बंटवारा कर देंगे तो विकास का काम रुक जाएगा। लेकिन अगर केंद्रीकरण कर देंगे सत्ता को, एक जगह सेंट्रलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, विकास का काम हो पाएगा। जब विकास का काम नहीं हो पाएगा तो जीवन का होगा, जीवन यापन सुखदायी नहीं होगा, है ना। और सत्ता के केंद्रीकरण इसी को बोलते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो आप मुझे बताओ सत्ता का केंद्रीकरण होना जरूरी है कि नहीं है, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होना जरूरी कि नहीं। हाँ, कुछ कुछ जगह जरूरी है, क्योंकि अब जैसे देखिए अगर यहाँ पे काम होना भाई, तो आप मान लें कि यहाँ पे मैं हूँ ना, अब पूरा शक्ति इसके पास है, पूरा शक्ति इसके पास है तो ये काम करेगा तो इससे इजाजत मांगेगा, है ना, मांगेगा कि नहीं मांगेगा, मांगेगा, है ना। तो अगर इजाजत मांग रहा तो अब इसको इजाजत मिलेगा तभी काम कर पाएगा। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी होना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद केंद्रीकरण यहाँ पे सही लग रहा है ना, केंद्रीकरण यहाँ पे सही लग रहा है कि केंद्रीकरण रहे दो, ठीक है। सत्ता केंद्रित रहेगा, एक जगह पावर रहेगा तो हर स्टेट को नहीं मिल पाएगा पावर, इसलिए बांटना जरूरी है। ओके, इस बात को समझ लेना। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ देख लो यार, थोड़े से गड़बड़ा रहा हूँ मैं बोलने में और मेरी थोड़ी आवाज भी खराब हो रही। रेल परिवहन से जुड़ी 4 समस्या बताइए। देखिए धरना, रेल से जुड़ी, अगर रेल में कुछ गड़बड़ी हो, धरना प्रदर्शन एवं बंद के दौरान रेल संपत्ति को नुकसान, अगर कहीं धरना प्रदर्शन हो जाता है, देखते हैं कि नहीं, कुछ हो गया रेल जाम, चक्का जाम, है ना, तो धरना प्रदर्शन हो जाता है तो क्या होता है, बंद हो जाता है। रेल का संपत्ति को नुकसान भी बहुत लोग पहुंचाते हैं, मार चूर कर देता है ना जी, ये सब होता है। और प्लस धरना रहेगा तो रेलगाड़ी जाएगा नहीं, बंद हो जाएगा तो इनकम भी नुकसान होगा। अब देखिए जंजीर खींच लिया, अरे भाई कौन कौन जंजीर खींचा है बताओ, ये सब लोकल ट्रेन में बहुत होता है, जंजीरें खींच लेता है, बोलता कि हमको यहीं पे उतरना है, रोक लो, तो जंजीर खींच लेता है। या किसी अन्य तरह से रेलगाड़ी को मनमाने ढंग से रोक देता है, तो ये भी नुकसान हो रहा। बिना टिकट रेल यात्रा करता है, कौन कौन करता है बिना टिकट रेल यात्रा, ये बहुत खराब चीज है ना, बिना टिकट के रेल यात्रा नहीं करना चाहिए। रेल संपत्ति के साथ ही यात्रियों को सामानों की चोरी, और भाई रेल संपत्ति के साथ ही यात्रियों के सामानों की चोरी, यानी समझ रहे हैं ना, रेल संपत्ति भी चोरी हो रहा और यात्री का सामान भी चोरी हो रहा। होता है ऐसा, जैसे मान लें कि खिड़की में है, मान लें कि आप यहाँ पे है, ट्रेन पे बैठ के है, ठीक है, ये खिड़की है लगा हुआ, ठीक है ना, खिड़की लगा हुआ है, और यहाँ पीछे आपके पूरा गेट बंद है, पूरा गेट बंद है पूरा ट्रेन का, और ये खिड़की पे आप ऐसे सोक है, मुंडी ऐसे करके हवा ले रहा बाहर से, ठीक है ना, और पीछे नीचे में आपका मोबाइल है, बंद, ये जो चोरवा है इसका हाथ नहीं गुजारा अंदर में, ये चोर है इसका हाथ अंदर में नहीं जा रहा, तो क्या करेगा, ये लोहा को काट देगा यहाँ से, है ना। जब कहीं अंधेरा स्टेशन में उतरिएगा तो ऐसा होता है कभी कभी, इसलिए सतर्क रहना, तो लोहा को काट देगा और निकाल लेगा, तो आपका सामान भी चोरी हुआ और सरकार की संपत्ति भी चली गई, है ना। इंग्लिश वाला इसको नोट कर लेना। तो फिलहाल इस वीडियो को लास्ट करते हैं यार, थोड़ी सी तबियत मेरी गड़बड़ा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड आप इस सवाल को जरूर नोट करना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।